यूपी बोर्ड को अनहोनी बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। अनहोनी बोर्ड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कभी कभी ऐसी भी चीजें हो जाता है जो होना लबन नामुमकिन है इसको सॉल्व करने का। पहला तरीका क्या है कि आप जो है 2 से 3 अंतर बस लिखिए। कितना? 2 से 3 अंतर बस लिखेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो जिस साझेदारी में 1932 का अधिनियम लागू होता है वो साझेदारी कौन सा है? समान साझेदारी। और जिसमें 2008 लागू होता है वो होता है सीमित साझेदारी। पूंजी खाता का शेष सदैव क्रेडिट होता है, लेकिन इस चालू खाता का शेष क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है। कोई भी ऐसा खाता जो लाभ या हानि से प्रदर्शित होता है उसका अंतिम शेष लाभ या हानि बताता है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ, या फिर ये हुआ। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? विजय सर आ गए आपके पास। हम लोग पढ़ रहे थे एसएम शुक्ला सीरीज। तो आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है इसी सीरीज का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले। और इस सीरीज में हम लेकर के क्या चल रहे हैं, तो जैसा कि हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक लिस्ट दिया था एक वीडियो के माध्यम से, उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को हम लोग एसएम शुक्ला, जो हमारे क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, सबसे मेन बुक है, जिसका जो सबसे पॉपुलर बुक है, उसी किताब से हम उसके आंसर्स को आपके लिए लाते हैं। जिस भी क्वेश्चन का आंसर उस किताब में नहीं मिलता अच्छे तरीके से, वो आंसर हम अपने तरफ से आपको देते हैं, है ना बात? तो आपको पूरा बकायदे यहां पर क्या सीखने को मिलेगा, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं, जो भी हमने आपको दिया था, वो चाहे वेरी शॉर्ट का हो, चाहे शॉर्ट का हो, चाहे लॉन्ग का हो, हमने हर तरह के क्वेश्चन दिया था, उन सभी क्वेश्चन के आंसर यहां पे आपको मिलने वाले हैं। तो आज लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या सीखने वाले, क्या देखने वाले हैं, तो चलिए उसको देखने से पहले बात कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या देखा था। तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था साझेदारी का आशय और साझेदारी की विशेषताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो हम आपको पहले से बता दे रहे हैं कि इस लेक्चर में जो हमारा ये सीरीज है, इसमें जितनी भी चीजें कराया जाएगा, आपको समझ लीजिए वो बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा जो आप पुराने पेपर से मिलाएंगे ना, तो देखेंगे कि हर बार मिलता है, बार बार फंसता है, बहुत ज्यादा फंसता है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन यहां पर है। तो आप इसको देखेंगे क्या कि ये वाला क्वेश्चन आपको जो है पिछले लेक्चर में कराया गया था। फिर इसके बाद साझेदारी का संलेख का आशय और उसके अभाव में लागू होने वाले नियम, इतनी बातें हम लोगों ने जो है पिछले लेक्चर में सीखा था। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, तो देखो आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं 3 क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला है सामान्य साझेदारी तथा सीमित साझेदारी में अंतर। ये देखिए, पिछले जब से एनसीईआरटी लागू हुआ है, एनसीईआरटी जो है 2019 के आसपास से लागू हुआ है, उससे पहले तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जब एनसीईआरटी लागू हो गया हमारे यूपी बोर्ड में भी, तब से हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन के तौर पे टीचर्स का आता है। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम में देखिए या फाइनल एग्जाम के पेपर्स को देखिए, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद जानेंगे स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी, इनमें अंतर बताइए। शुरू से हमेशा से इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ये जानेंगे कि 2 प्रकार की हमारी विधियां होती है ना, एक स्थायी पूंजी विधि होता है, दूसरा परिवर्तनशील पूंजी विधि होता है। तो इन्हीं दोनों के बीच में अंतर हम लोग जानेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हमारा अगला लाभ हानि नियोजन खाता, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका आशय जानेंगे। ये 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। और साथ ही साथ प्रारूप जानेंगे। प्रारूप हम इसलिए बता दे रहे हैं, वैसे तो प्रारूप जो है थ्योरी में नहीं पूछा जाता है, लेकिन प्रारूप हम अपने तरफ से दे रहे हैं आपको, इसलिए ताकि आप जो है न्यूमेरिकल अगर अपने से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको प्रारूप पता रहे, आप प्रारूप को समझ रहे हैं, तो आप अपने न्यूमेरिकल्स भी लगा सकें। और बाई चांस, जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर यूपी बोर्ड में तो प्रारूप नहीं पूछा जाता, लेकिन बाई चांस पूछ दिया तो, क्योंकि हम यूपी बोर्ड को एक और नाम से जानते हैं क्या? हम बोलते हैं यूपी बोर्ड को अनहोनी बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। अनहोनी बोर्ड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कभी कभी ऐसी भी चीजें हो जाता है जो होना लबन नामुमकिन है, तो इसी वजह से इसको अनहोनी बोलते हैं। कुछ भी इसके साथ हो सकता है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते हैं कॉमर्स का टाइम टेबल, देखिए बड़ा विचित्र टाइप का टाइम टेबल है ना बात, और हर बार कॉमर्स का टाइम टेबल ऐसा ही आता है। तो इसीलिए इसको अनहोनी बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, इसलिए हम प्रारूप भी आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं कि सामान्य साझेदारी तथा सीमित साझेदारी में अंतर बताइए। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, देखिए ये क्वेश्चन कितने जगह पे आ सकता है। ये क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। अगर वेरी शॉर्ट में आता है तो आपको पता है 2 मार्क्स के होते हैं। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में भी आ सकता है। अगर शॉर्ट में आता है तो ये आपके 5 मार्क्स के होते हैं। और ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है। अगर लॉन्ग में आता है तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के हो जाता है। सेम क्वेश्चन तीनों जगहों पे पूछा जा सकता है। अगर सेम क्वेश्चन तीनों जगह पे पूछा जाएगा तो क्या तीनों में सेम तरीके से सॉल्व किया जाएगा? बताइए, ऐसा है? अगर एक ही क्वेश्चन को तीनों जगहों पे पूछा जाएगा तो एक ही तरह से तो आंसर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पे कम लिखना होगा, यहां पे उससे ज्यादा, यहां पे सबसे ज्यादा लिखना होगा। तो कुछ तो लिखने का तरीका बदलेगा। आपको यहां पे ये भी हम समझाते चल रहे हैं कि कब कैसे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए, अगर वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा तो 2 तरीका है इसको सॉल्व करने का। पहला तरीका क्या है
कि आप जो है 2 से 3 अंतर बस लिखिए। कितना? 2 से 3 अंतर बस लिखेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व। उससे ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि जो है आपने 5 तो 6 तो 7 तो अंतर याद किया, सारे अंतर आप लिख दिए। यार इतना लिख के करोगे क्या, मिलना 2 मार्क्स है ना बात। तो आप ये नहीं कि बहुत ढेर सारे अंतर लिखना है, आपको 2 से 3 अंतर बस लिखना है, आपका हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। या फिर दूसरा तरीका आपका ये है, या तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के परिभाषा दे दे, इन दोनों का अर्थ बता दे। अगर आप ये भी कर देते हैं, ठीक है, दोनों का अर्थ बता दे। दोनों का अर्थ बताने मतलब सीमित साझेदारी क्या, समान साझेदारी क्या, इसका अर्थ बता दिए। समान साझेदारी का अर्थ क्या होता है, वही आप जो है ना साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 उसका डेफिनेशन, ये समान साझेदारी हो गया। और उसके बाद जो है सीमित साझेदारी का अंतर बता देंगे। अब सीमित साझेदारी समान साझेदारी लगभग सेम ही होता है। समान सीमित साझेदारी में बदलता क्या है कि साझेदारों का दायित्व सीमित हो जाता है और उसमें कुछ कंपनी के गुण आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसमें अंतर है। अंतर जब पढ़ेंगे तो अपने आप उसका अर्थ भी समझ में आएगा। तो आप उसका अर्थ बता देंगे दोनों का, तो भी आपका अंतर माना जाएगा, तो भी 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो आपको इस तरीके से 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन जब आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आएंगे तो आपको कुछ ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो ज्यादा आप क्या ज्यादा कर सकते हैं, तो देखिए ज्यादा में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको अंतर 6 से 7 अंतर याद है तो ठीक है, ये आप लिख लेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन यूपी बोर्ड में जनरली हम जैसा देखते आ रहे हैं हमेशा से, कई सालों से, क्या होता है कि पूरे मार्क्स कभी आंसर में दिए नहीं जाते हैं। जैसे कि अगर आप जितना भी अच्छा कर लो, जितना भी अच्छा कर लो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 4.5 मिलेगा 5 में से 5 नहीं मिलेगा। ये ज्यादातर टाइम होता है, ठीक है, ज्यादा टाइम मतलब मान लीजिए कि 95% ऐसा है, 95-96% ऐसा है कि ऐसा ही होगा। बहुत ही रेयरली 5 में से 5 मिलेगा। लेकिन अगर आपको 5 में से 5 चाहिए, और जो आ सकता है, ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, नामुमकिन दुनिया में कुछ भी नहीं होता, ठीक है, वो आ सकता है। अगर आपको 5 में से 5 चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। करना क्या होगा कि आप ये अंतर, भले ही आप अंतर की संख्या घटा करके 5 कर दो, 5 ही अंतर लिखो, भले ही आप अंतर की संख्या घटा के 5 ही कर दो, लेकिन एक एक्स्ट्रा काम आपको करना होगा 5 में से 5 नंबर पाने के लिए, कि आपको इन दोनों का अर्थ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अंतर लिखने से पहले अर्थ, अर्थ लिखने के बाद अंतर लिखना है, ठीक है, अर्थ लिखने के बाद अंतर। अगर ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो है पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा 5 नंबर मिलने का चांसेस मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कि मिल जाएगा 5 में से 5, आधा नंबर भी जो कटता है वो भी नहीं कटेगा, ठीक है। अंतर की संख्या 6-7 की जगह 5 ही लिखो, लेकिन दोनों अंतर, दोनों का अर्थ लिखें, उसके बाद कॉलम ड्रॉ करके आप अंतर लिखना स्टार्ट करें, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और फिर आगे अगर लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग में यार कंपलसरी है, लॉन्ग में आपको कंपलसरी है कि पहले अर्थ ही लिखना है दोनों का, ये कंपलसरी है, दोनों का पहले अर्थ लिखना है और उसके बाद अंतर लिखना है, ठीक है, उसके बाद अंतर। और उसके बाद जब अंतर लिखेंगे तो अंतर कितना लिखेंगे, तो यहां पर उसके बाद अंतर आपको लिखना है कम से कम, क्योंकि लॉन्ग है, यानी कि 5 लिख करके छोड़ देंगे, नहीं, कम से कम 6 से 7 अंतर होना ही चाहिए। अगर किताब में 6 से 7 नहीं है, 5 ही है, तो फिर 5 ही लिखेंगे, लेकिन अगर 6 से 7 मिल सकता है तो 6 से 7 लिखेंगे। तो कोशिश करना यही है कि ज्यादा ज्यादा अंतर इसमें लिखना है, लेकिन ये भी नहीं कि आप 10, 12, 15 ठो अंतर लिखने, इतना लिखने का कोई मतलब नहीं है, समय बर्बाद आप करेंगे। नंबर मिलना है 10 ही, आप समय बर्बाद कर देंगे, ठीक है। तो आपको इतना देखना है कि मैक्सिमम 8 तक जाइएगा, 8 से ऊपर जाना बेवकूफी है, सच बता रहे हैं। 8 से ऊपर अंतर लिखना बेवकूफी है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं होगा, उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि 10 ही नंबर का क्वेश्चन है। आप 10 नंबर के क्वेश्चन में 15 नंबर नहीं पा जाएंगे, है ना बात। तो इसीलिए जितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उतना ही आपको काम करना है। ये नहीं कि आप बिना मतलब का जितना आपको आता है आप जब बिना मतलब का लिखते जाएं और इतना समय बर्बाद कर दें कि अगले क्वेश्चन के लिए आपके पास समय ना बचे, ठीक बात। तो ये तरीका सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग अंतर देखते हैं। तो यहां पर हमारा अंतर है किसके अंदर, सामान्य साझेदारी और सीमित दायित्व वाली साझेदारी, जिसको सीमित साझेदारी भी कहते हैं, इन दोनों के बीच में अंतर है, ठीक है। ये होता क्या है, इसे हम लोग कहते हैं एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और इसका अधिनियम बना था 2008 में। इसका अधिनियम कब बना था, 2008 में, ठीक है। तो 2008 में हमारा व्यापार का एक नया स्वरूप भारत में सामने आया, जिसके अंतर्गत साझेदारी का गुण भी था और उसके अंतर कंपनी का भी गुण था। उन दोनों के बीच का रास्ता बनाया गया, एक नए तरह का मॉडल बना बिजनेस का, जिसका नाम है एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। ये 2008 में बना इसका अधिनियम, और उसके बाद इस प्रकार के व्यवसाय बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है। और सामान्य साझेदारी क्या है, सामान्य साझेदारी वही साझेदारी जिसका अधिनियम कब बना था, 1932, ठीक है। तो जिस साझेदारी में 1932 का अधिनियम लागू होता है वो साझेदारी कौन सा है, सामान्य साझेदारी, और जिसमें 2008 लागू होता है वो होता है सीमित साझेदारी। तो चलो फटाफट अंतर देखते हैं। और अंतर याद करने का तरीका देखिए, आपको ये अंदर की चीजें एक बार पढ़ लो, लेकिन ये अंतर का आधार अगर आपने अच्छे तरीके से याद कर लिया तो ऑटोमेटिकली अंतर अपने आप को आपको याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इसी के हिसाब से अंदर लिखना है।
तो आप इसको पढ़े फिर अंदर वाला पढ़े, फिर इसको पढ़े फिर अंदर वाला पढ़े, और फिर इसको केवल याद कर ले, देखिएगा आपको अंतर पूरा याद रहेगा। ठीक है। जैसे सबसे पहला पंजीयन, तो इसमें यही देखना है कि किसका पंजीयन अनिवार्य है, किसका पंजीयन ऐच्छिक है। तो देखिए सामान्य साझेदारी, इसका पंजीयन क्या है, ऐच्छिक है। सामान्य साझेदारी, इसका पंजीयन क्या है, ऐच्छिक है। इसका पंजीयन कराना जरूरी नहीं है, आप साझेदारों के मन के ऊपर है कि आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो कराओ, नहीं तो मत कराओ। लेकिन इसका पंजीयन क्या है, अनिवार्य है, एलएलपी का। जैसे कंपनी का पंजीयन अनिवार्य है, उसी तरह इसका भी पंजीयन अनिवार्य है, क्योंकि इसमें दोनों के गुण है ना, है कि नहीं बात। तो इसका पंजीयन इसलिए अनिवार्य है, ये बात हो गया। दूसरा क्या है, अधिनियम। कौन सा अधिनियम लागू होता है, तो हमने बताया इस पे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है, और इसमें सीमित साझेदारी अधिनियम, सीमित दायित्व वाली साझेदारी अधिनियम कौन सा, 2008 लागू होता है। पूरा बोलना, ये नहीं कि 1932 और 2008 बस लिख देंगे, नहीं, इसका पूरा नाम क्या है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, और इसका पूरा नाम क्या है, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008। ठीक है, ये लागू होता है अलग अलग, समझ में आ गया, ठीक बात। फिर इसके बाद है दायित्व। किसका दायित्व कैसा होता है, तो देखिए इसका दायित्व होता है असीमित। ठीक है, इसका दायित्व क्या होता है, असीमित। बात क्लियर है। असीमित दायित्व आपको पता है ना, कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था, तो आप लोग उसको जानते हैं कि आपका जो है ना क्या होगा, पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच करके हानियों को पूरा किया जा सकता है, अगर भारी हानि हो गया तो। और इसमें क्योंकि कंपनी का गुण है ना, तो कंपनी का जैसे दायित्व सीमित होता है, तो इसका भी दायित्व क्या होगा, सीमित हो जाएगा। यानी आपने जितना पैसा लगाया बस उतना ही पैसा जाएगा, आपका निजी संपत्ति जो है नहीं छुआ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट हमारा बोलते हैं जीवन काल। किसका जीवन काल कैसा है, तो इसका जीवन काल अस्थायी है। अस्थायी मतलब इसलिए क्योंकि ऐसा है कि इसमें साझेदारों के आने और जाने की वजह से इसका जीवन काल जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि किसी साझेदार की मृत्यु हो तो फर्म बंद हो जाए, कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करे तो फर्म बंद हो जाए, ऐच्छिक साझेदारी होने पे ऐसे भी फर्म बंद हो जाए। तो इसका जीवन काल इसके तुलना में, अब दोनों की तुलना हम कर रहे हैं, तो इसके तुलना में इसका जीवन काल अस्थायी है, समाप्त होने का ज्यादा डर है, जल्दी बंद होने का डर है। लेकिन इसके तुलना में इसका जीवन क्या है, इसका जीवन स्थायी है। जैसे कंपनी का जीवन स्थायी है, इसी तरह इसका भी जीवन अच्छा खासा स्थायी है। यानी साझेदारों के आने जाने से इस पे उतना प्रभाव नहीं पड़ता, ये कंपनी, ये साझेदारी चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक बात, ये हो गया। फिर उसके बाद पृथक वैधानिक अस्तित्व, इसका भी इसी के तौर पे आप समझ सकते हैं। पृथक वैधानिक अस्तित्व इसके अंदर है मौजूद, यानी ये इस वाले व्यापार में, पहले इसको समझिए, इसमें पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। यानी इसमें साझेदार और साझेदारी लेवल में एक जैसा है। ठीक है, जैसे अगर फर्म पे केस हो गया, फर्म पे केस हो गया तो साझेदार भी लपेटे में आ गए। ठीक है, क्योंकि पृथक वैधानिक अस्तित्व ये दोनों एक ही जैसे माने जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। ठीक है, यहां पे पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, यानी अगर इसमें फर्म पे केस हुआ तो फर्म ही लपेटे में आएगा, साझेदार लपेटे में नहीं आएगा। साझेदार अपना अलग व्यक्ति है। ठीक है, फर्म एक अपना अलग व्यक्ति है, यहां पर साझेदार फर्म लगभग एक व्यक्ति है। अकाउंटिंग में भले ही पृथक वैधानिक अस्तित्व का हम लोग जो है तरीका अपनाते हैं, लेकिन अगर समान रूप से वैधानिकता की बात करें, कानूनी टर्म्स की बात करें, तो इसमें पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। साझेदार और फर्म एक जैसे हो जाते हैं, और यहां पर पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, दोनों अलग अलग एंटिटी है। ठीक बात। और अगली बात है कि साझेदारों की संख्या, तो आपको इसमें पता होगा कि इसमें न्यूनतम संख्या 2 होता है और अधिकतम संख्या कितना होता है, 50 होता है। ठीक है, साझेदारों का। लेकिन यहां पर न्यूनतम संख्या तो 2 होगा, लेकिन अधिकतम क्या होगा, अधिकतम की कोई भी सीमा ही नहीं है, अधिकतम असीमित, जितने मन उतने साझेदार हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझे बात। तो ये हो गया हमारा जो है इन दोनों के बीच में अंतर। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो हमारा स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में अंतर की बात करते हैं। अब होता क्या है स्थायी पूंजी परिवर्तनशील पूंजी, फटाफट समझते हैं। तो आप जानेंगे कि साझेदारी खाता बनाते समय जब उसकी पूंजी खाता बनाया जाता है साझेदारों का, तो उस पूंजी खाता बनाने की 2 विधियां होती हैं। एक विधि को हम लोग कहते हैं स्थायी पूंजी विधि, और दूसरे विधि को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे विधि को हम लोग कहते हैं परिवर्तनशील पूंजी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आपको तीनों तरह से आ सकता है। वैसे ये लॉन्ग में तो नहीं आता है, लेकिन वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में आता है। ठीक है, तो जैसे आएगा उस हिसाब से आपको काम करना है। बात क्लियर है। अब देखिए, अंतर को हमेशा याद रखिएगा, जहां पे अंतर पूछे जाएगा जिस क्वेश्चन में, उसी के हिसाब से आंसर दीजिएगा। ये नहीं कि बस अंधाधुन चालू हो गए लिखते चलेंगे, ऐसे नहीं करना है। ठीक बात, ये बात क्लियर हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं क्या, कि हमारा जो है साझेदारों के जब हम लोग खाते बनाते हैं साझेदारी में, तो हमारा जो बनता है पूंजी खाता, उस पूंजी खाता बनाने की 2 विधियां होती हैं। अब वो 2 विधियां कैसी हैं, पहली विधि हम लोग जिसको कहते हैं स्थायी पूंजी विधि। अब स्थायी पूंजी विधि नाम से ही समझ लीजिए, स्थायी का मतलब क्या होता है, जो टिका है, जो बदले ना। और परिवर्तनशील का मतलब क्या होता है, परिवर्तनशील का मतलब है क्या, जो बदल सकता है, टिका ना हो। ठीक है, तो बस इनके नाम के अनुसार इनका जो है काम है। स्थायी पूंजी विधि ऐसी पूंजी विधि है जिसमें क्या होता है, पूंजी का शेष, ठीक है, पूंजी का शेष एक समान, ठीक है, प्रत्येक वर्ष एक समान होता है।
समानता अब ऐसा नहीं कि हमेशा, ठीक है, प्रत्येक वर्ष एक समान होता है। ठीक बात, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्थायी पूंजी विधि है। अब पूंजी का शेष हर वर्ष एक समान रखना है, तो भाई ऐसा हो सकता है क्या? तो बड़ा मुश्किल की बात है। क्यों? क्योंकि बहुत सी चीजें होते हैं जो पूंजी को प्रभावित करते हैं। जैसे लाभ होने से पूंजी बढ़ जाता है, पूंजी में जुड़ जाता है। हानि होने से पूंजी घट जाता है, पूंजी कम हो जाता है। आहरण होने की वजह से पूंजी कम हो जाता है, पूंजी घट जाता है। आहरण पर ब्याज होने से पूंजी घट जाता है, पूंजी पर ब्याज होने से पूंजी बढ़ जाता है ना बात? ऐसे बहुत से आइटम्स है जो पूंजी को प्रभावित करते हैं। तो फिर कैसे हम पूंजी को एक समान कर सकते हैं? ये तो बड़ा मुश्किल बात है। इसी वजह से पूंजी को प्रत्येक वर्ष एक समान करने के कारण यहां पर क्या होता है, यहां दो खाते बनाए जाते हैं। ठीक है, यहां के मतलब इस विधि में, ठीक है, इस विधि के अंतर्गत कितने खाते बनाए जाते हैं? इस विधि में दो खाते बनाए जाते हैं। बात क्लियर हो गया? इस विधि में दो खाते बनाए जाते हैं। कौन कौन सा? तो देखिए, दो खाते इसीलिए बनते हैं क्योंकि एक खाता में केवल पूंजी डाल के उसको छेड़ो मत, उसको जो डाल दिया बस बात खत्म, ताकि शेष हमेशा सेम रहे। और जो भी पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक होंगे, जो भी पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक होंगे, उनको अलग से रख दो। ठीक है, वो अपना अलग रहे, वो पूंजी को छेड़ेंगे नहीं, तो पूंजी का शेष नहीं बदलेगा। इसी वजह से यहाँ पे दो खाते बनते हैं। कौन कौन से? जो पहला खाता होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं पूंजी खाता। ठीक है, पहला यहाँ पे जो खाता बनता है वो पूंजी खाता बनता है, यानी साझेदारों का पूंजी खाता। और जो दूसरा खाता यहाँ पे बनता है वो कौन सा बनता है? दूसरा बनता है चालू खाता। ठीक है, चालू खाता। चालू खाता में उन सभी घटकों को लिखा जाता है जो पूंजी को प्रभावित करते हैं, जैसे लाभ, हानि, ठीक है, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, आहरण, ठीक है, साझेदारों का वेतन, कमीशन, पारिश्रमिक आदि, इस प्रकार की चीजें। ये सारी की सारी चीजें जो पूंजी को प्रभावित करता है इसमें लिखा जाता है, और केवल पूंजी आपका पूंजी खाता में लिखा जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गया? अब इसी वजह से याद रखिएगा, इस पूंजी खाता का शेष क्या होगा? सदैव क्रेडिट। पूंजी खाता का शेष सदैव क्रेडिट होता है, लेकिन इस चालू खाता का शेष क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है। डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, यानी किसी वर्ष डेबिट हो गया, किसी वर्ष क्रेडिट हो गया। ठीक बात, ये बात हो गया। अब परिवर्तनशील पूंजी की बात करें। अब परिवर्तनशील पूंजी नाम से ही समझ लीजिए कि ये बदलने के लिए तैयार है। इसमें कोई ऐसा रोक टोक नहीं है कि हमेशा पूंजी का शेष एक समान रहेगा। इस वजह से परिवर्तनशील पूंजी में केवल और केवल एक खाता बनेगा, जिसे हम लोग कहेंगे क्या? पूंजी खाता। और इसमें सारे आइटम्स लिख देंगे, सभी आइटम्स को इसके अंदर डाल देंगे। कोई अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें पूंजी भी डालो, पूंजी पर ब्याज भी डालो, आहरण भी डालो, आहरण पर ब्याज भी डालो, लाभ भी डालो, हानि भी डालो, वेतन, कमीशन, पारिश्रमिक, साझेदारों को जो मिलता है वो भी डालो, सब कुछ। इसमें पूंजी का शेष बदल सकता है क्योंकि, ठीक बात। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, इनके बीच में अंतर। अब देखिए, अंतर अब पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो अंतर देख लीजिए। पहला अंतर का आधार स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में अंतर पढ़ रहे हैं, तो इधर हो गया स्थायी पूंजी विधि, इधर हो गया परिवर्तनशील पूंजी विधि। पहला क्या है? स्थिरता, यानी कौन स्थिर है। तो देखिए, इस पद्धति में साझेदारों की पूंजी प्रायः क्या होती है? प्रायः स्थिर होती है, यानी एक समान होती है। ठीक है, इसमें परिवर्तन तभी हो पाता है जब साझेदार द्वारा अतिरिक्त पूंजी लाई जाए या अतिरिक्त पूंजी निकाल ली जाए। तो समानता पूंजी एक समान होता है, और पूंजी तभी बदलेगा जब पूंजी में कुछ पैसा जोड़ा जाएगा या पूंजी से पैसा निकाला जाएगा। पूंजी को प्रभावित करने वाले घटकों की वजह से नहीं बदलेगा। ठीक है, और यहां क्या होगा? इस पद्धति में पूंजी क्या होता है? हमेशा परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो ये परिवर्तनशील है, इसलिए परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, ये स्थिर है और ये परिवर्तनशील है। दूसरा खाते, किसमें कितने खाते बनते हैं? तो देखो भाई, इस पद्धति में क्योंकि पूंजी को स्थायी करना है, इसलिए कितने खाते खोले जाते हैं? दो खाते खोले जाते हैं। कौन कौन सा? एक पूंजी खाता, दूसरा चालू खाता। अभी हमने पीछे बताया ना। और यहां पर क्या होगा? यहां पर जो है प्रत्येक वर्ष पूंजी बदल सकता है, इसलिए केवल एक पूंजी खाता ही खुलता है। ठीक है, केवल एक पूंजी खाता ही खुलता है ना बात? नेक्स्ट हमारा क्या है कि अंतर का आधार अगर बात किया जाए तो वेतन, कमीशन, ब्याज आदि का उल्लेख, क्योंकि ये सारे के सारे वो घटक हैं जो पूंजी को प्रभावित करते हैं, तो इनका उल्लेख कहां होगा? तो इस खाते में, इसके अंतर्गत अगर इस पद्धति में हम लोग ये बनाते हैं तो इसमें साझेदार के वेतन, कमीशन, आहरण, ये सारे के सारे चीजें कहां उल्लेख होगा? चालू खाता में उल्लेख होगा। ठीक है, इन सभी चीजों को कहां लिखा जाएगा? चालू खाता में, क्योंकि चालू खाता इसीलिए बन रहा है ताकि पूंजी को प्रभावित करने वाला घटक उसके अंदर शामिल किया जा सके, इसलिए बन रहा है। तो सारा चीज इसमें लिखा जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें सभी चीज, जितनी भी चीजें हैं, सारे की सारी चीजें कहां लिखा जाएगा? पूंजी खाते के अंतर्गत लिखा जाएगा, क्योंकि ये बदलने के लिए तैयार है, तो सब पूंजी में डाल दो।
यहाँ पे नहीं बदलने के लिए आता तो चालू खाता अलग से जो बना है उसमें डालना है, ठीक है। फिर इसके बाद शेष की बात किया है, किसका शेष क्या होता है, तो देखिए इसमें पूंजी का शेष जो है ना प्रायः क्या होता है, क्रेडिट होता है, जो हमने बताया पूंजी का शेष क्रेडिट होता है ना बात। और इसमें क्या होगा, इसमें इस खाते में पूंजी का शेष जो है डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है, कोई भी शेष प्रकट कर सकता है, क्योंकि पूंजी को प्राप्त करने का घटक डालना है तो डेबिट शेष भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर टाइम यहां भी पूंजी का शेष कौन सा आएगा, क्रेडिट ही आता है, यहां भी ज्यादातर टाइम यहाँ पे सदैव क्रेडिट आएगा बोल सकते हैं, यहाँ पे प्रायः क्रेडिट आता है, ठीक है, क्योंकि डेबिट शेष का मतलब पूंजी में कमी हुआ, तो ऐसा बात हो गया, ठीक बात क्लियर है। फिर अगला चालू खाता की बात की जाए, चालू खाता क्या है, तो स्थायी पूंजी विधि में लिखा गया इसमें साझेदारों के लिए एक अलग से चालू खाता खोला जाता है, ठीक है, इस विधि में, तथा इसका शेष प्रतिवर्ष परिवर्तित होता रहता है, तो चालू खाता का शेष ही यहाँ पे परिवर्तित होता रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे तो भाई चालू खाता खोला ही नहीं जाता है ना, यहाँ पे चालू खाता खोला ही नहीं जाता है, ठीक। तो ये हो गए इन दोनों के बीच में अंतर, बढ़िया समझ में आया ये सारे के सारे। अब देखिए हो सकता है कि यहाँ पे हम जो अंतर लिखे हैं वो अंतर आपकी किताब में अलग हो, आपके किताब में थोड़ा अलग अलग अंतर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप चीजों को समझे रहे, आप चीजों को पढ़िए, चाहे ये याद कर लीजिए चाहे अपने किताब का अंतर याद कर लीजिए, लिखेंगे नंबर पूरा मिलेगा, गलत कहीं नहीं दिया रहेगा, ना आपके किताब में गलत है ना यहाँ गलत है, आप किसी भी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि हम एसएम शुक्ला सीरीज लेकर चल रहे हैं तो हो सकता है कि क्योंकि हम यहाँ पे आंसर हम आपको बता रहे हैं, कुछ ऐसे भी आंसर हैं जो एसएम शुक्ला में हमको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अच्छा है, तो हम उसे कहीं और से भी लिख सकते हैं, कहीं और से भी यहाँ ला सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस के जो पैटर्न है, जो बताने का तरीका है वो ज्यादातर एसएम शुक्ला को फॉलो करते हुए ही रहेगा, ठीक है, क्लियर है बात, बढ़िया से। नेक्स्ट बात समझते हैं, नेक्स्ट बात हमारा अगला क्वेश्चन है लाभ हानि नियोजन खाता और इसका आशय और प्रारूप। तो पहले आशय आप जान लीजिए, देखिए हम लोगों का जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, पार्टनरशिप का जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जब उसको पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो उसमें होता क्या है ना कि सारा विधि वैसा ही है लेखांकन का जैसे आप एकाकी व्यापार में यानी क्लास 11 में पढ़ के आए, जैसे क्या पढ़ के आए आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले जर्नल होता है, ठीक बात, तो यहाँ भी सबसे पहले जर्नल होगा, फिर जानते हैं लेजर होता है तो यहाँ भी सबसे फिर लेजर होगा, फिर होता है ट्रायल बैलेंस तो यहाँ भी ट्रायल बैलेंस होगा, तो जो तरीका है वो सब वैसा ही होगा, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस ऐसे बनेगा। लेकिन जब फाइनल अकाउंट बनाने की बात आएगा, फाइनल अकाउंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जिसको बोलते हैं, जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। जैसे एकाकी व्यापार में हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, बैलेंस शीट बनता था, ठीक है, यहां भी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस तो बनेगा, लेकिन यहां पर बैलेंस शीट बनाने से पहले बीच में कुछ और चीजें बनता है, जिसमें एक बनता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों बनता है, कारण क्या है, तो यहां पर जब हम लोग बनाते हैं तो इसमें हमारा जो है ना, इसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनता है जिसमें ट्रेडिंग और पीएल दोनों फॉलो किया जाता है, और फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ही क्यों है, इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि एकाकी व्यापार में जो लाभ होता है जिसको शुद्ध लाभ कहते हैं उसे बांटने की आवश्यकता नहीं है, एक आदमी मालिक है उसी को पूरा लाभ मिल रहा है। लेकिन यहां पर जब हम लोग आते हैं साझेदारी के अंदर तो साझेदारी में लाभ जो है एक आदमी का नहीं है, लाभ जो है साझेदारों में आपस में विभाजित होगा, तो उसी लाभ को बांटने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसी खाते को हम लोग क्या कहते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। यानी अगर इसका सिंपल तौर पे अगर हम लोग इसका अर्थ बोले एकदम आसान शब्दों में, ठीक है, अगर आसान शब्दों में इसका अर्थ बोले तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि लाभ हानि खाते से, लाभ हानि खाते से, ठीक है, आए हुए लाभ को, ठीक है, लाभ को साझेदारों के मध्य बांटने हेतु, साझेदारों में बांटने के लिए जो खाता बनाया जाता है, ठीक है, जो खाता बनाया जाता है उसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। देखिए इतना आसान इसका जो है डेफिनेशन हो गया, ठीक है इतना आसान इसका डेफिनेशन हो गया, लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। अब क्या है, अब इसका क्या है, तो यहां पर क्योंकि ये भी लाभ हानि से संबंधित है ना, तो इसलिए ये बात याद रखिए कि यह क्या होगा, यह एक नाम मात्र खाता है, ठीक है, ये भी अक्सर पूछा जाता है एमसीक्यू में कि लाभ हानि नियोजन खाता कैसा खाता है, तो लाभ हानि नियोजन खाता क्या है, यह एक नाम मात्र खाता है। कोई भी ऐसा खाता है जो लाभ या हानि से प्रदर्शित होता है उसका अंतिम शेष लाभ या हानि बताता है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हुआ,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ या फिर ये हुआ, जब भी उसका अंतिम शेष लाभ या हानि प्रदर्शित करेगा तो वो खाता क्या होगा, वो खाता नाममात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये इसका हमारा सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। लेकिन मेन डेफिनेशन देखने के लिए हम लोग यहां पे पढ़ते हैं, यहां पर क्या बोला है, तो देखिए बातें वही सब सारी चीजें मिलेगा आपको। देखिए लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाता का ही एक भाग है। हाँ, ये बात भी आपको याद रखिएगा, जो लाभ हानि खाता यहां पर होगा, लाभ हानि खाता का ही एक भाग है। ठीक है, ऊपर हमारा भले ही लाभ हानि खाता बनता है जिसमें ट्रेडिंग और पीएल बनता है, और हम लोग नीचे बनाते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। लेकिन अगर ओवरऑल की बात करें ना, तो लाभ हानि नियोजन खाता उसी का एक अंश है, उसी का ही अपना एक भाग माना जाता है। ठीक है, जिसे साझेदारों के मध्य हुए लाभ और हानि का विवरण दर्शाने के लिए, विवरण की जगह यहाँ पे वितरण होगा। ठीक है, लाभ हानि का वितरण दर्शाने के लिए लाभ हानि खाता के पश्चात तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके प्रारंभ में लाभ हानि खाता से लाया गया शुद्ध लाभ को, ठीक है, शुद्ध लाभ को लिखा जाता है किधर, क्रेडिट पक्ष की ओर। ठीक है, क्रेडिट पक्ष की ओर लिखा जाता है, और उसके बाद क्या होता है, तथा शुद्ध हानि को इसे डेबिट पक्ष की ओर जो है लिखा जाता है। ठीक बात, ऐसे करके लिखा जाता है। और इसके पश्चात जो है फर्म के लाभ को कम करने वाली मदे जैसे साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन, कमीशन आदि का उल्लेख इसके डेबिट पक्ष में, तथा फर्म को लाभ को बढ़ाने वाली मदे जैसे आपका साझेदार के आहरण पर ब्याज आदि का उल्लेख इसके क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। ठीक है, अभी हम ये बताएंगे, अभी हम फॉर्मेट भी बताएंगे, उसमें आपको लिखा जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है ना वितरण योग्य लाभ हानि की गणना की जाती है। इसके बाद जब आप डेबिट और क्रेडिट के सारे आइटम्स लिख देंगे, फिर दोनों का डिफरेंस होगा, और डिफरेंस होने के बाद क्रेडिट पक्ष ज्यादा डेबिट पक्ष कम हुआ तो वितरण योग्य लाभ आ गया, और अगर डेबिट पक्ष ज्यादा क्रेडिट पक्ष कम हुआ तो वितरण योग्य हानि हो गया। यानी विभाजन योग्य लाभ इसी खाते में गणना किया जाता है। तो उसकी गणना की जाती है, और उसे बाद में साझेदारों के मध्य जो है ना उसके उनके अनुपात में, ठीक है, उनके अनुपात में जो लाभ हानि अनुपात होता है उसमें बांटते हुए उनके चालू खाता या पूंजी खाता में अंतरित करके लाभ हानि नियोजन खाता को बंद कर दिया जाता है। और इसका प्रारूप अग्रानुसार है, यानी इसका प्रारूप आगे है। तो चलिए इसका प्रारूप देख लेते हैं। जो डेफिनेशन हमने बताया उसी को पूरा खोल करके फॉर्मेट के साथ बता दिया यहां पर। ठीक है, अब इसका प्रारूप देखते हैं। प्रारूप हम बना करके नहीं लाए हैं, तो हम यहीं पे प्रारूप आपको सिखा देते हैं, समझा देते हैं। भले सारांश वाला पेज है, लेकिन यहाँ पे आप प्रारूप देख लीजिए कैसे बनेगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रारूप बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, छोटा सा ध्यान से दीजिए। सबसे पहले हम लोग ऊपर इस तरह से हेडिंग डालते हैं, क्या ऐसे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस तरह से हम लोग जो है क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं, और ब्रैकेट में इस तरह से लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। ऐसे करके हम लोग डैश डैश डैश, यानी साल का अंतिम दिन जिस दिन ये बनता है उस दिन का हम लोग डेट डाल देंगे। और फिर इसमें हमारे टोटल 4 कॉलम होंगे। कितने कॉलम होंगे, 4 कॉलम। ऐसे करते हुए हमारे टोटल 4 कॉलम यहां पे बनेंगे। ठीक है, ये 4 कॉलम बनेंगे। 4 कॉलम में क्या होगा, इधर का डेबिट साइड हो जाएगा, ये हमारा पर्टिकुलर्स कहलाएगा, और यहां पर हो गया अमाउंट, और अमाउंट है तो नीचे रुपए का सिंबल होगा ही। फिर यहां पर हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया हमारा अमाउंट, और फिर ये रुपए का सिंबल हो गया, ये क्रेडिट। ठीक है, अब आइटम्स क्या क्या जाएंगे, तो देखिए सबसे पहले इसमें लाभ हानि खाता से आए हुए शुद्ध लाभ को लिखते हैं। ठीक, कैसे आ रहा है, लाभ हानि खाता से आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे बाय पीएल एक्ट। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिख देंगे, लाभ हानि खाता से आ रहा है, और ब्रैकेट में यहां पे शो कर देंगे क्या है, नेट प्रॉफिट। लाभ हानि खाता से क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है ना, तो ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट डाल के ऐसे लिख देंगे। ठीक, बात क्लियर है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहां पर केवल क्रेडिट में एक आइटम जाता है, वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इससे क्या होता है, लाभ बढ़ता है। ठीक है, ये फर्म को मिलने वाली आय है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है क्रेडिट में जाता है। जितने साझेदार होंगे उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देंगे। जैसे मान लीजिए ए है, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये है, कुछ बी है, उसका इंटरेस्ट यहाँ पर है, इन दोनों को जोड़ करके अंदर डाल देंगे। ये 2 साझेदार मान लेते हैं, तो इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसे लिख करके जोड़ करके अंदर डाल देंगे। डेबिट साइड में क्या जाएगा, सारे घटने वाले आइटम, जैसे पूंजी पर ब्याज जाता है, पूंजी पर ब्याज जो है व्यय है फर्म के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम लोग डालेंगे तो यहां पर मान लीजिए ए है, ए का इंटरेस्ट इतना हो गया, बी के पूंजी पर इंटरेस्ट इतना हो गया, दोनों ऐड करके अंदर डाल देंगे। फिर इसके बाद साझेदारों को मिलने वाला सारा चीज, जैसे साझेदारों को कोई सैलरी मिलता है वो डाल देंगे, सैलरी मिल गया। साझेदारों को कोई कमीशन मिलता है, ठीक बात, साझेदारों को जो है कोई कमीशन मिलता है तो उस कमीशन को भी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। या फिर इसके अलावा साझेदारों को कोई रेमुनरेशन मिलता है, कोई पारिश्रमिक, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, जो भी साझेदार को मिलता है वो सारी चीजें यहाँ पर हमारा चला जाएगा। ठीक, बस इतना ही चीज जाता है। बात क्लियर है।
और अगर संचय में भी कोई पैसा हस्तांतरित हुआ तो वो भी यहां से जाएगा, क्योंकि संचय भी लाभ से कट करके आता है, तो संचय में पैसा हस्तांतरण भी लाभ का नियोजन ही कहलाता है, तो वो भी यहां पर जाएगा। बस इतना चीज जाएगा। फिर इधर जोड़ेंगे और इधर घटा इधर जोड़ेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अगर इधर ज्यादा इधर कम है तो वो क्या है, वो लाभ हुआ। तो इस लाभ को, विभाजन लाभ को हम लोग इधर लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे, लिखेंगे टू प्रॉफिट, ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। अब देखिए ये कहां जाएगा, अब ये साझेदारों के पूंजी खाते में भी जा सकता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पूंजी खाते में भी जा सकता है और आपका चालू खाते में भी जा सकता है। पूंजी खाते में तब जाएगा जब आपका पूंजी क्या है, परिवर्तनशील हो। परिवर्तनशील पूंजी में लाभ भी पूंजी खाते में जाता है। लेकिन जब पूंजी स्थायी होता है तो लाभ कहां जाता है, चालू खाते में जाता है। तो स्थायी पूंजी के समय चालू खाता लिखना है, परिवर्तनशील पूंजी के समय आपका पूंजी खाता लिखना है, ठीक है। और ये लिखने के बाद जो भी लाभ होगा ओवरऑल उसे लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। उसमें लाभ ए का हिस्से का लाभ ए के सामने, बी के हिस्से का लाभ बी के सामने, और दोनों को जोड़ करके हम लोग अंदर यहाँ पैसे डाल देंगे। और इस प्रकार से हमारा ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाता है कंप्लीट। तो ये इसका फॉर्मेट हो गया, ठीक है। बात क्लियर है, समझ में आया? चलो भाई, यहां तक समझ में आ गया सबको, बात क्लियर है? तो आज हम लोग को यही देखना था, आज के हमारे क्लास में इस वीडियो के अंदर यही देखना था। और जो चीज हम पढ़ाते चल रहे हैं उसको याद भी करते चलिए, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, तो इसे याद भी करते चलना, तभी आपका बोर्ड में जो है जबरदस्त नंबर आएगा। तो हम लोगों ने क्या क्या आज पढ़ा, सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा अंतर किसके किसके बीच में। हम लोगों ने पढ़ा सामान्य साझेदारी, ठीक है, सामान्य साझेदारी, और सामान्य साझेदारी के बाद तथा सीमित साझेदारी, ठीक है, तथा सीमित साझेदारी। ठीक है, सामान्य साझेदारी और सीमित साझेदारी में अंतर, ये हम लोगों ने पढ़ा। दूसरी बात हम लोगों ने क्या पढ़ा, दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ा यहां पर अगला क्या, कि हमारा स्थायी पूंजी और चालू पूंजी, ठीक है, स्थायी पूंजी, चालू नहीं परिवर्तनशील पूंजी, स्थायी पूंजी तथा परिवर्तनशील पूंजी, परिवर्तनशील पूंजी में अंतर, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। और इसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्या पढ़ा, लास्ट में हम लोगों ने सबसे आखिरी में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा, उसका आशय और उसका, ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन का आशय और उसका फॉर्मेट, ये पढ़ा। तो आज की क्लास में ये तीन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए कंप्लीट। होमवर्क हम यही बोलेंगे, होमवर्क हर बार बच्चों को ये बोलेंगे कि क्या करना है, रिवाइज करते हुए, रिवीजन करते हुए याद कर लेना है, ठीक है, रिवीजन करते हुए याद करना है। बात क्लियर है? तो बढ़िया से इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से कंप्लीट। तो चले भाई, आज की क्लास को करते हैं यहां पर समाप्त। मिलेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसी सीरीज के अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।